हेलो एवरीवन। देखिए हम शुरू कर रहे हैं AS13 का पार्ट 2। AS13 का पार्ट 2 मैं पार्ट 1 पहले रिकॉर्ड और अपलोड कर चुका हूं। देखिए मैं सारे AS को 2 पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूं। पार्ट 1 में होंगे कॉन्सेप्ट प्लस उनको समझाने के लिए एग्जाम्पल, और जो पार्ट 2 है उसमें होंगे केवल क्वेश्चन एंड आंसर। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी को केवल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो पार्ट 1 देख सकता है, किसी को केवल क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकता है। जो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो हमारे क्लास नोट्स से होगी। ये आपको चैनल पे मिल जाएगा, फीफो एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। देखें इस तरीके से हमारे नोट्स हैं, ये AS के CA इंटर ग्रुप 1। इसका कवरेज देखना क्या है, इसमें ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम SM एंड PM है, तो आपके स्टडी मटेरियल के 100% क्वेश्चन इसमें कवर है। और जो IPCC में PN आता था उसके भी 100% क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। इसमें 2004 से लेकर 2019 तक पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम के। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें RTP के क्वेश्चंस होना। तो 2013 से लेकर 2020 तक के 15 अटेम्प्ट के RTP के क्वेश्चन भी इसमें है। देखें एक RTP में, जैसे ओवरऑल एक सब्जेक्ट की RTP में नॉर्मली एक या दो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आपको स्टडी मटेरियल या पास्ट एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो मैंने ऐसे 15 अटेम्प्ट के RTP में से जो अच्छे क्वेश्चन हैं केवल उनको सिलेक्ट करके यहाँ डाला हुआ है, जो अदरवाइज़ आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और आपको लगेगा कि अगर आपने इनको नहीं देखा होता तो शायद एग्ज़ाम में आप कर ना पाते। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट। ओके, सॉरी, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, एन अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैरीड इन बुक्स। एक अनकोटेड मतलब अनलिस्टेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इज कैरीड इन बुक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। उसकी कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। ओके, कॉस्ट 2 लाख रुपए है उसकी। द पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी रिसीव्ड इन May 17 showed that the company was incurring cash losses। कंपनी के जो अकाउंट पब्लिश हुए हैं तो हमें उससे पता चला है कंपनी तो लॉसेस में चल रही है। कैश लॉसेस का मतलब ये होता है कि जहां आपकी जो कैश इनफ्लोज हैं उसमें से केवल अगर आप अपने कैश एक्सपेंस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हटाएं, डेप्रिसिएशन ना हटाएं, प्रोविजंस ना हटाएं, केवल वो खर्चा हटाएं जो जेब से जा रहा है, तब भी आप इतना इनफ्लो नहीं ला पा रहे हैं कि आप उस आउटफ्लो को कवर कर पाएँ, उसको हम कैश लॉसेस बोलते हैं। तो जो पब्लिश्ड अकाउंट है कंपनी के उससे दिखाई दे रहा है कि कैश लॉस हुआ है, और विथ डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, मार्केट में शेयर क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। एंड दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नॉट फेच मोर देन 20,000, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अगर बेचा जाए तो उससे 20,000 रुपये से ज़्यादा रिकवर नहीं हो सकते। ओके, सो हाउ विल यू डील विद दिस इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017? आप इसको कैसे डील करेंगे? और हमें जब आंसर लिखना है तो हमें इसके आंसर को 3 पोर्शन में लिखेंगे। पहला हम लिखेंगे लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा पैरा हम लिखा करेंगे हमेशा फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, फैक्ट ऑफ क्वेश्चन, और तीसरा पैरा हम लिखा करेंगे कंक्लूजन। तो ऐसे 3 पैरा में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, देखते हैं। तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? तो पहले क्वेश्चन को मैं एक बार और ब्रीफ कर दूं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिनको हमने 2 लाख में ख़रीदा था, लेकिन कंपनी के अकाउंट पब्लिश हुए हैं जिसका हमने शेयर खरीदा हुआ है, तो उसमें कैश लॉसेस दिख रहे हैं, उनका मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है। तो हमें पता चला कि ये जो शेयर हमने खरीदा है 20,000 से ज़्यादा फैच करने वाला नहीं है। अब हमें सजेस्ट करना है, तो देखें हम सबसे पहले लिखेंगे कि एज़ पर AS13
long term investments are generally valued at cost. However, if there is any decline, अगर decline है other than temporary, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको कॉस्ट पे नहीं, उनकी मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे, और जो लॉस ड्यू टू वैल्यूएशन हो रहा है उसका हम प्रोविज़न बना लेंगे P&L में। फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि इन द गिवन क्वेश्चन जिस कंपनी में हमने पैसा लगा रखा है वो लॉसेस में चल रही है, उसका मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, मतलब जो डिक्लाइन है शेयर की वैल्यू वो नॉट टेम्परेरी, वो कोई टेम्परेरी रीज़न नहीं है, कोई अफवाह है की वजह से नहीं डिक्लाइन हो रहा है, वो मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है और कंपनी लॉसेस में हो रही है। तो कंक्लूजन ये है, सो द कंपनी शुड वैल्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट at fair market value of ₹20,000 as decline is permanent in nature। तो हमें 2 लाख के लिए 20,000 पे बुक करना होगा, और जो लॉस होगा, लॉस ड्यू टू वैल्यूएशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर बाय वे ऑफ प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसको हम P&L में चार्ज कर देंगे। देखें, मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ इसमें से। Long-term investments generally valued at cost. However, provision for diminution should be made. Provision for diminution should be made to recognize a decline other than temporary. Okay? ठीक है, आंसर आप रीड कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया, सारा रीड करूँगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। देखें दूसरा क्वेश्चन देखें। X Limited on 1st January 2017 had made an investment of 600 lakhs in the equity share of Y Limited, of which 50% is made in long term category। इन्होंने क्या करा हुआ है, 600 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है इक्विटी शेयर में, जिसमें से 50% लॉन्ग टर्म कैटेगरी में है, एंड द रेस्ट एज टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है। ओके, और फिर लिखा है द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 17 बिकेम 200 लैक्स, जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू है वो हो गई है 200 लाख, एज बाय लिमिटेड लॉस्ट अ केस ऑफ कॉपीराइट, क्योंकि बाय लिमिटेड केस हार गई है। फ्रॉम द गिवन मार्केट कंडीशन इट इज अपेरेंट दैट द रिडक्शन इन द वैल्यू इज नॉट टेम्परेरी इन नेचर। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रिडक्शन है वो टेम्परेरी नहीं है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखें, पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। हमारे पास 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक करंट इन्वेस्टमेंट। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 600 लाख की टोटल कॉस्ट है, जिनमें से 50% लॉन्ग टर्म की, 50% करंट की। और अगर मैं फेयर मार्केट वैल्यू की बात करूं तो 200 लाख की मार्केट वैल्यू बची है, यानी 100 लाख की लॉन्ग टर्म की और 100 लाख की करंट इन्वेस्टमेंट की। अब हम क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं, आंसर को। जैसा मैंने बोला था, हम पहला पॉइंट लिखेंगे लीगल रिक्वायरमेंट, जिसमें हम बस बताएंगे कि ES क्या पूछता है आपसे। तो लीगल रिक्वायरमेंट में हम लिखेंगे एज पर AS 13 करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली वैल्यूड एट कॉस्ट unless there is decline other than temporary। ओके, और अगर परमानेंट डिक्लाइन होता है तो हम उसको रेड्यूस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी लॉस ड्यू टू वैल्यूएशन हो रहा है उसका हम प्रोविज़न बना लेंगे। ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे फैक्ट ऑफ क्वेश्चन। तो फैक्ट ऑफ क्वेश्चन ये है कि कंपनी के पास 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट हैं, लॉन्ग टर्म और करेंट, और दोनों की वैल्यू रेड्यूस हो गई है, और जो रिडक्शन है वो टेम्परेरी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन खुद क्लियरली सजेस्ट करता है। तो फिर कंक्लूज़न क्या होगा? तो कंक्लूज़न ये होगा कि इस केस में कंपनी को करेंट इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करना पड़ेगा एट कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच आर लोअर 100 लैक्स पर, जो कि नॉर्मल बात है, और लॉन्ग टर्म को भी वैल्यू करना पड़ेगा 100 लैक्स पर, क्योंकि जो डिक्लाइन है वो परमानेंट है। तो देखें, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 200 लाख पे वैल्यू होंगे, जबकि हमने उनको 600 लाख में ख़रीदा था,
तो जो लॉस ड्यू टू वैल्यूएशन होगा 400 लाख, इसका बन जाएगा प्रोविज़न फॉर डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोविज़न फॉर डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और P&L में चार्ज कर दिया जाएगा। देखिए मैं एक बार आंसर को थोड़ा हिंट पॉइंट रीड कर देता हूँ, आप फिर रीड कर लेना। करेंट इन्वेस्टमेंट्स is valued at lower of cost and fair market value, while long-term investments are usually carried at cost. However, when there is decline other than temporary in the value of long-term investment, the carrying amount is reduced to recognize the decline. ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Messrs. Innovative Garment Manufacturing Company Limited invested in the shares of another company on 1st October 2016 at a cost of 2,50,000। इनोवेटिव गारमेंट कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया और 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं। इट ऑल्सो अर्लियर परचेज गोल्ड ऑफ 4 लाख, उन्होंने पहले गोल्ड भी खरीदा था 4 लाख रुपए का, और सिल्वर खरीदी थी 2 लाख रुपए की 1 मार्च 2014, मतलब 1.5-2 साल पहले की बात है। मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st March 17 ऑफ अबव इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। इनकी मार्केट वैल्यू अभी क्या हो गई है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू हो गई है अभी ₹1000 है, तो मैं इनको एब्सोल्यूट लिख देता हूँ। 2,25,000 शेयर की मार्केट वैल्यू हो गई है। एक मिनट रुपया, 6 लाख गोल्ड की मार्केट वैल्यू हो गई है, 3.5 लाख सिल्वर की मार्केट वैल्यू हो गई। ठीक है। हाउ above investment will be shown in the books of accounts of Messrs. Innovative Garment Manufacturing Company Limited for the year ending 31st March 17 as per the provision of account standard 13। बोल रहे हैं कि above इन्वेस्टमेंट कैसे शो होंगे बुक्स में एज पर AS 13। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखें, हमने जो शेयर्स खरीदे उनकी कॉस्ट कितनी है 2,50,000, गोल्ड की कॉस्ट कितनी है 4 लाख, सिल्वर की कॉस्ट कितनी है 2 लाख, और क्वेश्चन पूछता है कि बताओ शो कैसे करेंगे हम इनको अपनी बुक्स में। तो पहला आंसर लिखना जब हम शुरू करेंगे तो पहला लिखेंगे हम लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट बार बार सेम है, बहुत सिंपल सा ये ऐसे छोटा सा ये ऐसे, तो लीगल रिक्वायरमेंट बार बार सेम रहेगी। अगेन वही बात कि एज पर AS 13 करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली वैल्यूड एट कॉस्ट अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्लाइन। एक बात लिख देंगे हम। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इन्होंने 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट तो बताए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा लॉन्ग टर्म है और कौन सा करंट इन्वेस्टमेंट है। तो फिर हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से आंसर देना पड़ेगा। हम कंडीशनल आंसर देंगे, तो हम लिख देंगे कि इन्वेस्टमेंट करेंट होते हैं या लॉन्ग टर्म में, डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन टू होल्ड देम इन फ्यूचर, कि आप उसको फ्यूचर में कब तक होल्ड करना चाहते हैं। अगर आप उसको 12 महीने या उससे कम होल्ड करना चाहते हैं तो वो करेंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। अगर आप उसको 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अपना प्रोविजन लिखा है, करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करते हैं, लॉन्ग टर्म को कैसे वैल्यू करते हैं, और कैसे डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म है करंट है तो वो इंटेंशन टू होल्ड देम इन फ्यूचर होता है। 12 महीने से कम होल्ड करने की इंटेंशन है तो करंट, 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करने की इंटेंशन है तो लॉन्ग टर्म बन जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ क्वेश्चन। देखिए फैक्ट ऑफ क्वेश्चन जो ये पैरा है, दूसरा पैरा हमारा, उसमें इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बस बता सकते हैं कि 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट हैं जिनकी कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू हमें गिवन है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। तो जो हम कंक्लूजन वाला पार्ट लिखेंगे, तीसरा पार्ट कंक्लूजन, ये आप सुनेंगे ध्यान से। हमें 3 इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है, तो हम एक एक को बताना शुरू करते हैं। पहला हम बताते हैं शेयर के का कंक्लूजन। तो हमें नहीं पता कि शेयर लॉन्ग टर्म है या करंट, तो हम बोलेंगे अगर इफ़ जो शेयर को होल्ड करा जा रहा है वो करेंट इन्वेस्टमेंट के रूप में होल्ड करने की इंटेंशन है, तो फिर शेयर कॉस्ट
और फेयर मार्केट वैल्यू विच इज लोअर, और लोअर कितना रहेगा इस केस में 2,25,000 रुपये वैल्यू होगा, 2,25,000 पर। और अगर कंपनी की इंटेंशन शेयर्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे, और फिर उस केस में मार्केट वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ेगा और उन्हें हम कॉस्ट पर ही दिखाते रहेंगे। ठीक है। अब आया गोल्ड और सिल्वर, इनके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। तो मैंने जो पार्ट 1 रिकॉर्ड करा है कॉन्सेप्ट वाला, उसमें मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में स्पेसिफिकली कुछ भी ना बताया जाए तो हम मानेंगे कि वो लॉन्ग टर्म पर्पज से हैं, जैसे कि ज्वेलरी, जैसे कि लैंड, जैसे कि इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मल ये माना जाएगा जब तक कि कुछ और ना कहा जाए कि लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए किया गया होगा। तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ये हम अजम्पशन ले रहे हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ से होगा, और फिर इस अजम्पशन के साथ हमारा आंसर होगा कि इसलिए इनको वैल्यू करा जाएगा एट कॉस्ट पर, मतलब 4 लाख और 2 लाख पर। देखिए मैं आंसर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर आर जनरली परचेज विद एन इंटेंशन टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड मोर देन 1 ईयर अनटिल एंड अनलेस गिवन अदरवाइज। ठीक है, तो जब तक कुछ और ना कहा जाए हम इसको लॉन्ग टर्म पर्पज से हैं। आंसर, मॉडल आंसर कैसे लिखा जाता है, बार बार लिख नहीं पा रहा हूँ, वो आप कॉन्सेप्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें एक आंसर लिख के आपको बताया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ AS 13 के बारे में। तो बोलते हैं एक्सप्लेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एज पर AS 13। हर एक AS की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है, इनफैक्ट AS 1 का तो नाम ही है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो AS 13 6 पॉइंट का डिस्क्लोजर मांगता है, इन्वेस्टमेंट के संबंध में 6 पॉइंट का डिस्क्लोजर मांगता है। कौन कौन सा? पहला पॉइंट, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे निकाली है? जैसे हम इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो जो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है या तो हम उसको फीफो बेसिस पे निकाल लेते हैं या वेटेड एवरेज पे। तो वही पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई है वैल्यूएशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट की, फीफो या वेटेड एवरेज, किस तरह की पॉलिसी है आपकी, बताएं। दूसरा डिस्क्लोजर आप दें क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन करेंट और लॉन्ग टर्म आप बता रहे हैं, कितने आपके पास करेंट इन्वेस्टमेंट है, कौन से आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो क्लासिफिकेशन आप बता रहे हैं डिस्क्लोजर में। क्योंकि बैलेंस शीट में देख के तो इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा, उसकी वैल्यू दिखाई देगी, लेकिन ये थोड़ी ना समझ में आएगा कि इसमें करंट कितना है, लॉन्ग टर्म कितना है, तो आप उसको डिस्क्लोज कर दें। तीसरा डिस्क्लोजर आपको देना है कि कितना पैसा आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करा है, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में ट्रांसफ़र करा हो या लॉस के रूप में ट्रांसफ़र करा हो। अमाउंट इंक्लूडेड इन P&L में कितना पैसा गया है इन्वेस्टमेंट की वजह से। हमने कहा मतलब, तो उन्होंने बोला कि ये 3 बातें हमें बताओ कि इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट के रूप में कितना पैसा आपने P&L में डाला, और उसमें बताना कि ग्रॉस कितना था इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट, एंड उस पर TDS कितना कटा, ये दोनों बातें अलग से डिस्क्लोज कर देना आप। तो कितना पैसा P&L में आपने इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट की वजह से डाला, कितना पैसा आपने P&L में करंट इन्वेस्टमेंट की सेल के प्रॉफिट या लॉस होने पर डाला, यानी करंट इन्वेस्टमेंट के सेल पर, डिस्पोजल पर जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो भी तो P&L में गया होगा। या जब करंट इन्वेस्टमेंट को आप ईयर एंड पर वैल्यू कर रहे होंगे, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, सपोज 100 रुपये की कॉस्ट थी, मार्केट वैल्यू 95, तो आपने 95 पे दिखाया होगा। तो जो 5 रुपये का कैरिंग अमाउंट चेंज होने पर जो लॉस हुआ है वो भी तो P&L में गया होगा। तो आप बताएं कि करंट इन्वेस्टमेंट के डिस्पोजल पर कितना अमाउंट P&L में गया है और करंट इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट में चेंज होने की वजह से कितना अमाउंट P&L में गया है। ऐसे ही आप बताएं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिस्पोजल पर कितना पैसा P&L में गया है और कैरिंग अमाउंट चेंज होने पर कितना पैसा गया है। तो 3 सब पॉइंट डिस्क्लोज करने हैं आपको। चौथा मेजर डिस्क्लोजर है कि आप बताएं कि आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट कोटेड मतलब लिस्टेड हैं और कितने इन्वेस्टमेंट अनकोटेड मतलब अनलिस्टेड हैं। यानी कि हो सकता है आपके पास प्राइवेट कंपनी के शेयर हों तो वो कितने हैं, बॉन्ड्स कितने हैं, आपके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर कितने हैं, आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर कितने हैं, वो आप बताएं। और जो आपके लिस्टेड हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज में देख के उसकी हमें मार्केट वैल्यू बताएं कि जो आपके लिस्टेड शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, उनकी एग्रीगेट मार्केट वैल्यू क्या होती है। पांचवा आप हमें बताएं
कि आपके शेयर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। मतलब किस तरीके की, जैसे लॉक इन पीरियड होता है, प्रमोटर्स जब कंपनी के शेयर एक्वायर करते हैं तो उनको लॉक इन पीरियड होता है कि आप इतने समय तक बेच नहीं सकते। आप कैपिटल गेन वगैरह का फ़ायदा उठाने के लिए NHAI के बॉन्ड खरीदते हैं, उसमें लॉक इन पीरियड होता है कि आप इनको खरीद तो लिया है, इतने साल तक बेच नहीं सकते। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि मिनिमम लॉक इन पीरियड कितना है, या उसको बेच के जो पैसा आएगा उसको कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है, सेल प्रोसीड को, ऐसा कोई आपके रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। और छठा, आप हमें बता दें कि किसी और जो आपसे रिलेटेड लॉ है उसके संबंध में तो कोई डिस्क्लोजर नहीं देने आपको, तो वो भी आप हमें यहाँ पे बता दें। तो यहाँ 6 डिस्क्लोजर पॉइंट बनते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड फॉर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई है। दूसरा आपको बताना है क्लासिफिकेशन। तीसरा आपको बताना है कितना पैसा P&L में गया 3 वजहों से, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, या फिर करंट इन्वेस्टमेंट के डिस्पोजल पे या कैरिंग अमाउंट में चेंज होने की वजह से, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिस्पोजल से या कैरिंग अमाउंट में चेंज होने की वजह से। चौथा डिस्क्लोजर आपको देना है कि आपके पास कितने कोटेड और कितने अनकोटेड इन्वेस्टमेंट हैं, और जो कोटेड है उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। पांचवा आपको बताना है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, जैसे कि लॉक इन पीरियड होना या जो सेल प्रोसीड है उसको कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है वो। और छठा आप बताएं कि किसी अदर लॉ के अंतर्गत आपको जो डिस्क्लोजर देने हैं तो वो भी आप दें। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, 6th क्वेश्चन। इसमें लिखा है ऑन 15 जून 2018 बाय लिमिटेड वांट टू रीक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS 13 डिसाइड एंड स्टेट द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रीक्लासिफिकेशन मैंने इसको कॉन्सेप्ट में कवर किया था सबसे आखिरी में, अगर आपने देखा हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं इसका AS में जो लिखा हुआ है, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखना। अगर आप इन्वेस्टमेंट को रिक्लासिफाई करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपने करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म रिक्लासिफाई करना चाहते हो, मतलब आपने जब इन्वेस्टमेंट खरीदा तब उसको आप 12 महीने से कम होल्ड करना चाहते थे, तो अभी तक आप उसको करंट इन्वेस्टमेंट दिखा रहे थे, लेकिन अब आपको लग रहा है नहीं, आप उसको तो लंबे समय तक रखोगे, तो अब आप उसको लॉन्ग टर्म रिक्लासिफाई करना चाहते हैं। या इसका अपोजिट, आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, अब आप उसको जल्दी से बेच देना चाहते हैं, तो ये कहलाता है रिक्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन कुछ और होना, री मतलब दोबारा क्लासिफिकेशन करना रिक्लासिफिकेशन होता है। तो AS 13 के प्रोविजन के हिसाब से जब करेंट को आप लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं, तो आप देखें करेंट इन्वेस्टमेंट जा रहा है ना, तो उसकी वैल्यूशन फर्स्ट टाइम करेंट जैसी ही होगी। तो करेंट की वैल्यूशन कैसे होती है, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दी डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पर दिखाया जाएगा। वो फिर से बोल लें एक बार, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो कि करेंट इन्वेस्टमेंट की होती थी वैल्यू अभी तक। ऐसे जब लॉन्ग टर्म को हम करेंट में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे वैल्यूएशन होता है, ध्यान से समझना। लॉन्ग टर्म की वैल्यू क्या होती थी, कॉस्ट पर ही दिखाया जाता है वो तो, लेकिन अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन होता था तो हम उसको कॉस्ट से कम पे दिखाते थे, और जिस वैल्यू पे हम दिखाते थे उसको हम बोलते थे कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का तो सिंपल सा मतलब है आप जिस अमाउंट पर किसी एसेट को बैलेंस शीट में कैरी कर रहे हैं, बुक्स में कैरी कर रहे हैं। तो सपोज करें कि हमारा इन्वेस्टमेंट 100 लाख का था, लेकिन उसका परमानेंट डिक्लाइन हुआ और अब वो 70 का दिख रहा है, तो उसका कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 70। तो रिक्लासिफाई जब आप करेंगे तो आप दिखाएंगे उसको कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच आर लोअर। फेयर मार्केट वैल्यू का कुछ नहीं करना है इस केस में, यहाँ कैरिंग अमाउंट देखना है। जबकि करेंट को जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको चेक करनी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दी डेट ऑफ ट्रांसफर, और लॉन्ग टर्म में आपको चेक करना है उसका कैरिंग अमाउंट क्या है। फेयर मार्केट वैल्यू का कोई रिलेवेंस नहीं है। ओके, तो मैं इस बेसिस पे शुरू करता हूँ। अब देखें, पहला क्वेश्चन उन्होंने जो दिया है, अ पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 1 मार्च 17 आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करेंट इन्वेस्टमेंट। तो बोला है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको करेंट दिखाना है। देखो, लॉन्ग टर्म को करेंट दिखाना है तो एक बार आप प्रोविजन याद कर लो, क्या चेक करेंगे हम, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू चेक करेंगे क्या, नहीं, क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट, ठीक है, विच एवर इज लोअर। ओके, तो a portion of long term investment purchased on 1st March 17 are to be reclassified as current investment. The original cost of these investment was 14 lakh, 14 लाख की इनकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, बट हैड बीन रिटर्न डाउन बाई 2 lakhs, 2 लाख रुपए से डाउन कर दिया था टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन इन वैल्यू। 2 लाख से डाउन कर दिया था, मतलब कितने पे दिख रहा होगा, 12 लाख।
ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट ऑन 15 जून वॉज 11 लाख। अब इसकी मार्केट वैल्यू 11 लाख है। देखो अब मार्केट वैल्यू 11 लाख है, तो क्या मार्केट वैल्यू लेना है? नहीं लेना। करेंट इन्वेस्टमेंट को जब कन्वर्ट करेंगे तो लेना है, लॉन्ग टर्म कन्वर्ट करेंगे नहीं लेना। तो ये दिखेगा कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच इज लोअर, मतलब कितना? 12 लाख पे दिखेगा। इसका आंसर आप देख लें, मैं इस बार रीड भी कर देता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड एज करेंट इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। कैरिंग अमाउंट है ना, मार्केट वैल्यू नहीं। और जहाँ की करेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करेंट टू लॉन्ग टर्म जब आप कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। इसमें हम फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से 12 लाख आंसर आया। तो ये पहला केस देख लें आप कि इन दिस केस कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज लेस देन द कॉस्ट। सो आप उसको किस पे दिखा दें? 12 लाख पे दिखा दें। दूसरा क्वेश्चन, अनदर पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 15 जनवरी 2017 आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट वॉज 7 लाख। इसकी कॉस्ट उन्होंने बताई है कि कॉस्ट कितनी है इसकी? 7 लाख की कॉस्ट है, ओके। बट हैड बीन रिटर्न डाउन टू 5 लाख, 5 लाख पे दिख रहा है। एक कैरिंग अमाउंट हो गया, एक कॉस्ट हो गई। टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन इन वैल्यू, द फेयर वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑन 15 जून। अभी जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू वो 4.5 लाख है, अभी जो मार्केट वैल्यू, इसका कोई रिलेशन नहीं। तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, तो 7 लाख और 5 लाख में से विच एवर लोअर 5 लाख पे दिखाई देगा, ठीक है। ये बुक्स में 5 लाख पे दिखाई देगा। कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट का कंपेयर करेंगे। तीसरा, पोर्शन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 15 जून मार्च 18 फॉर 7 लाख। करेंट इन्वेस्टमेंट है, करेंट इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखता है? कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज लोअर, ओके। देख लेते हैं। तो अ पोर्शन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 15 मार्च 18 फॉर 7 लाख, 7 लाख रुपए का हमने खरीदा था ये। आर टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है। एज द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिटेन देम, द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑन मार्च वॉज 6 लाख, तब की नहीं चाहिए, डेट ऑफ ट्रांसफर की चाहिए। एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 15 जून है 8.5। तो अब देखें कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर विच इज लोअर, तो कितना आएगा? 7 लाख रुपए इसमें आ जाएगा, ओके। तो 7 लाख 8.5 लाख दोनों को कंपेयर करेंगे और जो आंसर होगा, तो यहाँ लिखा है रिक्लासिफिकेशन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी मेड एट 7 लाख एज कॉस्ट इज लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू ऑफ 8.5 लाख ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है कि एल्बर्ट लिमिटेड हैज़ मेड दी फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। दो तरीके इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, कुछ इक्विटी शेयर्स में और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। So purchase the following equity shares from stock exchange on 1st June 2013. स्क्रिप एक्स 1,80,000 रुपये की, स्क्रिप बाय 50,000 रुपये की और स्क्रिप जेड 1,70,000 रुपये की। ऐसा करते हुए 4 लाख की कॉस्ट की इन्होंने इक्विटी शेयर खरीदे हैं। एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट कॉस्ट ऑफ 5 लाख, 5 लाख रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी हुई है। हाउ विल यू ट्रीट दीज इन्वेस्टमेंट as per applicable AS in the books of company for the year ending 31st March 14 if the value of these investment are as follows। क्या करेंगे अगर उनकी वैल्यू इस तरीके से? मैं वैल्यू यहीं पे लिख देता हूँ बगल में ताकि हम कंपेयर कर पाए, ओके। स्क्रिप एक्स की वैल्यू 1,90,000 है, ओके। स्क्रिप वाई की वैल्यू 40,000 है। स्क्रिप जेड की वैल्यू 70,000 है और टोटल मिला के 3 लाख हो गया ये, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी 7 लाख है, ठीक है। तो स्क्रिप जेड की वैल्यू 70,000 और इनको जोड़ के हो रहा है 3 लाख, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो उन्होंने बताई है 7 लाख। देख लेते हैं। हाँ, देखें क्वेश्चन आरटीपी से लिया हुआ है नवंबर 2014 के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमसे जो पूछा गया है वो हाउ विल यू ट्रीट दीज इन्वेस्टमेंट एज पर एएस, आप कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आखिर किस बारे में पूछना चाह रहा है? तो एक मैंने पॉइंट बताया था कॉन्सेप्ट वाले पार्ट 1 में एएस 13 के, कि जब आप इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू में,
तो दो तरीके हो सकते हैं आपके पास जो कंपैरिजन करने की, या फिर आइटम बाय आइटम या कैटेगरी वाइज। आप आइटम बाय आइटम कंपेयर कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज, लेकिन आप ग्लोबल बेसिस पर मतलब ओवरऑल बेसिस पर कंपेयर नहीं कर सकते। तो देखें क्या मतलब होता है आइटम बाय आइटम बेसिस पर कंपेयर करना, क्या होता है कैटेगरी वाइज पे। और मैंने वहाँ बोला था कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होता है कि आप आइटम बाय आइटम बेसिस पे कंपेयर करो। तो यहाँ आइटम बाय आइटम बेसिस पे कंपेयर करने का मतलब हो रहा है, जैसे स्क्रिप्ट एक्स है, उसकी कॉस्ट 180 है, मार्केट वैल्यू 190, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो विच एवर इज लोअर 1,80,000 आने चाहिए। स्क्रिप्ट बाय की कॉस्ट 50,000 है, मार्केट वैल्यू 40 है, तो उसकी वैल्यू 40,000 आना चाहिए। तो इसमें हमने कॉस्ट लिया, इसमें मार्केट वैल्यू लोअर है, और इसमें 170 और 70 में अगेन मार्केट वैल्यू लोअर है, तो ये आना चाहिए। तो हम इस तरीके से कंपेयर करें तो ये कितना हो रहा है, 180 और 40 2,20,000 और 70 2,90,000। तो इनकी इंडिविजुअली हम कंपेयर करें तो 4 लाख की कॉस्ट थी और 290 की मार्केट वैल्यू बनती है। और अगर हम कैटेगरी बाय कैटेगरी कंपेयर करें तो फिर स्क्रिप्ट्स एक कैटेगरी में आ जाएंगी, तो उनकी सारी कैटेगरी की कॉस्ट 4 लाख है और सारी कैटेगरी की मार्केट वैल्यू 3 लाख है, विच एवर इज लोअर। तो उस केस में लोअर कितना आ रहा है, 3 लाख आ रहा है। और आइटम बाय आइटम बेसिस पे देखें तो 2,90,000 आ रहा है। और ग्लोबल बेसिस का मतलब क्या होगा कि आप इक्विटी शेयर की कॉस्ट भी जोड़ लें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कॉस्ट भी जोड़ लें, और आप अपने इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू भी जोड़ लें और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू भी जोड़ लें, सारी कॉस्ट जोड़ लें, सारी मार्केट वैल्यू जोड़ें और फिर कंपेयर करें। इसको हम ग्लोबल बेसिस पे कंपैरिजन बोलेंगे, जो कि अलाउड नहीं है। दो ही तरीके अलाउड हैं, या तो आइटम बाय आइटम या फिर कैटेगरी। उसमें भी एस बोलता है कि आइटम बाय आइटम मतलब इंडिविजुअली कंपेयर करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड होगा। तो इसका आंसर ये बनेगा कि हम आइटम बाय आइटम हमें कंपेयर करना चाहिए, और उस केस में जो वैल्यूज़ आएंगी वो स्क्रिप्ट एक्स की 180 आ जाएगी, वाई की 40,000 आ जाएगी, और जेड की 70,000 आ जाएगी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की 5 लाख आएगी। अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे करेंट इन्वेस्टमेंट है तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि गिवन नहीं है करेंट है या लॉन्ग टर्म। अगर हम एज्यूम करते हैं लॉन्ग टर्म है तो फिर सारे कॉस्ट पर आ जाएंगे जब तक कि डिक्लाइन परमानेंट नेचर का ना हो। ओके, तो हम इस तरीके से आंसर लिखेंगे। देखिए आंसर में रीड कर देता हूँ कि करेंट इन्वेस्टमेंट को हम वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू, और जो वैल्यू निकालते हैं डिटरमाइंड ईदर ऑन एन इंडिविजुअल आइटम बाय बेसिस और बाय कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट नॉट ऑन एन ओवरऑल और ग्लोबल बेसिस। ठीक है, एंड मोर प्रूडेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड इज टू कैरी इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअली। अब हमने इसका आंसर दिया कि इफ़ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड एज करेंट, कंडीशनल आंसर दे रहे हैं कि अगर एक करेंट इन्वेस्टमेंट है तो इनको हम लोअर ऑफ कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू दिखाएंगे। तो स्क्रिप्ट एक्स 180 पर, स्क्रिप्ट वाई 40,000 पर, स्क्रिप्ट जेड 70,000 पर दिखाई देगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म मानते हैं तो फिर एक इस पर दिखाई देंगे कॉस्ट पर, अनलेस कि यहाँ कोई डिक्लाइन है अदर देन टेम्पररी। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इन्होंने तो आंसर ऐसा लिखा है कि इज टू बी शोन एट कॉस्ट ऑफ 5 लाख इन द बैलेंस शीट। उन्होंने आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए लिख दिया क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू है 7 लाख। तो चाहे आप करेंट इन्वेस्टमेंट माने या लॉन्ग टर्म, अल्टीमेटली आंसर तो यही आने वाला है कि आप उसको 5 लाख पे दिखाओ, क्योंकि वही लोअर है। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा जो हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन ये भी आरटीपी का क्वेश्चन है, 2017 के आरटीपी का है और 2019 के भी आरटीपी का है। बढ़िया क्वेश्चन है। जेड बैंक हैज़ क्लासिफाइड इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 16 इनटू 3 कैटेगरी। तो जेड बैंक ने क्या करा है, अपने इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करा है 3 कैटेगरी में, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अगर आपने ग्रुप 2 में बैंकिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बैंक को इन्वेस्टमेंट को इन्हीं 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करना पड़ता है, और ये कैटेगरी आरबीआई की गाइडलाइंस के द्वारा बताई गई हैं। अब लिखा है हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट आर कैरीड एट एक्विजिशन कॉस्ट, इनको हम कॉस्ट पर दिखाते हैं।
लेस अमोर्टाइज्ड अमाउंट, जो भी वैल्यू डाउन होती है वो हटा देते हैं। अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट मार्क टू मार्केट, मतलब इसको हम फेयर मार्केट वैल्यू पर दिखाते हैं। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ये वर्ड आपको नहीं समझ में आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या पूछना चाह रहे हैं वो बात आपको समझ में आ जाएगी, तो आप बस क्वेश्चन को पूरा रीड कर लें। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट वीकली इंटरवल्स एट मार्केट रेट, इनको हम वीकली इनके मार्केट रेट पर दिखा देते हैं। नेट डेप्रिसिएशन इफ एनी इज चार्ज टू रेवेन्यू एंड नेट एप्रिसिएशन इफ एनी इज इग्नोर्ड, बोले कोई भी डिक्लाइन होता है तो हम पीएनएल में चार्ज कर देते हैं, रेवेन्यू में चार्ज कर देते हैं, कोई एप्रिसिएशन होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। कमेंट वेदर द पॉलिसी ऑफ द बैंक इज इन अकॉर्डेंस विद AS13, तो सवाल है कि क्या AS13 ठीक से फॉलो कर रहे हैं ये लोग। तो आंसर ये है कि बैंक को, इंश्योरेंस कंपनी को, म्यूचुअल फंड को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को AS13 एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो पर्टिकुलरली बैंक में RBI हैज़ इशूड गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, तो उनका इन्वेस्टमेंट उनके RBI की गाइडलाइंस से वैल्यू होता है। तो हमें चेक ही नहीं करना कि AS13 का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर